हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा है, रे ऑप्टिक्स के बाद अब हम लोग अपना क्लास चालू करते हैं वेव ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में कुछ अंतर आपको मिलेगा। रे बड़ा है, बेहतर है, वेव छोटा है, खोटा है। वेव के पास टॉपिक की संख्या ज्यादा नहीं है, करीबन 14 से 15 टॉपिक है। उसका सबसे बड़ा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज के इस पूरे कवर पार्ट में हम कवर करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें इंटरफेरेंस के घटना को डेमोन्स्ट्रेट करके थॉमस यंग के द्वारा दिखाया गया है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जाने से पहले आपको दो तीन छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग जाके देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। अगर कोई दो वेव आपस में ओवरलैप करता है, अगर कोई दो वेव, ये दो वेव लाइट वेव हो या साउंड वेव हो या और भी कोई वेव हो, अगर कभी वेव आपस में ओवरलैप करेगा तो इस घटना को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। अभी दो तरीके से हो सकती है, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर दोनों एक फेज में मिला, ओवरलैप किया, तब तो कंस्ट्रक्टिव, और दोनों आउट ऑफ फेज में ओवरलैप किया तब तो डिस्ट्रक्टिव। तो हम लोग पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखते हैं। आइए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the resultant displacement of a particles at any instant, the resultant displacement of particles at any instant, किसी भी समय, the resultant displacement of particles at any instant is the vector sum of individual displacement, is the vector sum of individual displacement caused to the particles by two or more waves। दो या दो से अधिक वेव का जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी समय पर, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। मान लेते हैं लेट y1 एंड y2 बी द इंडिविजुअल अलग अलग वेव, इंडिविजुअल वेव, एंड देयर रिजल्टेंट इज y। तो जो रिजल्टिंग वेव का एक्सप्रेशन होगा वो इंडिविजुअल वेव के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बातें होगी, अगर दोनों एक फेज में हुआ तो प्लस है और दोनों आउट ऑफ फेज में होगा तो माइनस होगा। अब देखिए दो टाइप की होती है, पहला कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या है, लेकिन वेव का सुपरपोजिशन में खासियत और है कि वही दो वेव आपस में ओवरलैप करेगा या सुपरइम्पोज करेगा जिसका लेमडा सेम हो, जिसका वेवलेंथ सेम हो। तो when two wave of same wavelength superimpose on each other in phase या in same phase called constructive superposition। जैसे अगर क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव है, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आए तो कंस्ट्रक्टिव है। अब यहाँ पर पिक्चर अगर हम आपको दिखा पाए तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, पहला वेव y1, दूसरा वेव y2, और दोनों एक ही फेज में है, और इसका लेमडा देखते हैं, लेमडा इसका लेमडा दोनों सेम है, तो लेमडा भी सेम है और दोनों सेम फेज में है, तो जो रिजल्टिंग वेव आएगा इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी रिजल्टिंग वेव इससे बड़ा होगा। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये दोनों इंडिविजुअल वेव है और ये हमारा रिजल्टिंग वेव है। ये कब हुआ? अगर सेम फेज में रहा तो, सेम फेज। लेकिन एक दूसरा केस है आउट ऑफ फेज, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, when two wave of same wavelength superimpose on each other in out of phase, in out of phase, अलग अलग फेज में। अगर एक ऊपर से है तो एक नीचे से है, या एक नीचे से एक ऊपर से है, तब ये हो गया आउट ऑफ फेज। तो when two wave of same wavelength superimpose with each other in out of phase, then the constructive are called, then the superposition are called destructive superposition। अब क्रस्ट पे ट्रफ आएगा या ट्रफ पे क्रस्ट आएगा तो इसका एक्सप्रेशन जो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। क्यों? क्योंकि एक वेव अगर हमारा y1 ऊपर से है, y2 नीचे से है, तो दोनों आउट ऑफ फेज हो गए। तो इसका जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगा वो उसके तरफ होगा जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जैसे अगर y1 का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, y2 का थोड़ा कम है, तो डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टिंग होगा वो y1 की तरफ होगा। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। प्लस माइनस इसीलिए क्योंकि सुपरपोजिशन में हमेशा एडिशन होता है, लेकिन दूसरा नेगेटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। बाय द वे, अगर अब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए तो रिजल्टिंग चला जाएगा मतलब रिजल्टेंट लाइन पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम लाइन पे चले जाएंगे, तो उस समय रिजल्टेंट हमारा हो जा सकता है 0। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, तो इसको हम y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। बट अगर y1 y2 का एम्पलीट्यूड बराबर हुआ तो रिजल्ट हमारा 0 लाइन में चला जाएगा। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट एक टॉपिक है कोहेरेंट सोर्स। दो भाई बहन आपस में कोहेरेंट कब हो सकता है? अगर दोनों का माता पिता एक है तो दोनों एक दूसरे का सगा हो सकता है। तो कोहेरेंट का ही मतलब होता है सगा।
टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट कहा जा सकता है इफ दे इमिट्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, इफ दे इमिट्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, आइदर इन फेज, या तो एक ही फेज में, और हैविंग ए कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, आइदर इन फेज और हैविंग ए कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। यानी कि अगर ये मेरा पेरेंट सोर्स है, मेन सोर्स है, यहां से एक वेव, यहां से कुछ लाइट स्प्रेड हुआ, ये गिरा S1 और S2 पर, तो अगर S से S1 और S से S2 इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है, तो S1 का कोहेरेंट हो गया S2, यानी कि ये दोनों आपस में सागा हो गया, S2 उसका पेरेंट है, तो S1 इज कोहेरेंट ऑफ S2 एंड S इज देयर पेरेंट सोर्स, तो ये था कोहेरेंट। टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, आइदर इन फेज और हैविंग ए कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। अब आता है इंटरफेरेंस, किसको कहते हैं? इंटरफेरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन। दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट का निकलना, बीच में सुपरइम्पोज करते हुए लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना घटना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। फिर से, दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट का निकलना, दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट का निकलना, बीच में सुपरपोज होते हुए लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना घटना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, the phenomenon of redistribution of light energy due to their superposition of light waves from two coherent source। दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट का निकलना, बीच में सुपरइम्पोज होते हुए लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना, फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जैसे गाना अगर हम अकेले गाएं तो मेरे का साउंड है, वो सिर्फ मेरा साउंड है, पर हम और एक लड़का और दोनों मिलकर गाना अगर गाएं तो अब जो गाना का आवाज आपको सुनाई पड़ेगा किसी एक का कि दूसरे का नहीं, ये दोनों मिलकर सुनाई पड़ेगा, वो ही जो गाना आप सुन रहे हैं, जो मिला हुआ गाना है दोनों का साउंड का, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जैसे कोरस होता है, 10 आप स्कूल का प्रेयर में करीबन 50, 100, 1000 बच्चे एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, तो वो जो साउंड सुनाई पड़ता है वो इंटरफेरेंस है, लाइट का मिक्सिंग है या वेव का मिक्सिंग हो गई। S1 S2, यहां से लाइट स्प्रेड हुआ, S1 पे गिरा, S2 पे गिरा, यहां से भी स्प्रेड हुआ, यहां से भी स्प्रेड हुआ, अब बीच में देखिए दोनों आपस में मिलना चालू कर दिया। जब दोनों मिलना चालू कर दिया तो सुपरपोज होने लगा, सुपरपोज होने लगा तो ये लोग अब इंटरफेरेंस करने लगा। अब इंटरफेरेंस करेगा तो सामने स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड बनाता है, ये चीज हम लोग देखेंगे, या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एक रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस इज फेज डिफरेंस, दूरी डिफरेंस इज पाथ डिफरेंस। इसलिए फेज डिफरेंस को डिनोट किया फाई से और पाथ डिफरेंस को डिनोट किया डेल एक्स से। अब इसको आपको समझना होगा, जैसे ये अगर मेरा वेव है तो यहां से यहां तक हम लोग लेमडा बोलते हैं, अगर थोड़ा पीछे आ जाए तो इधर भी थोड़ा पीछे आ जाए तो यहां से यहां तक की दूरी लेमडा हो गई, और यहां से यहां तक हमारा फुल टाइम होता है, मतलब पूरा चक्कर हो गया, तो फेज हो गया 2 पाई और दूरी हो गया लेमडा। ध्यान दीजिए, फेज हो गया 2 पाई और दूरी हो गया लेमडा। तो अगर इफ लेमडा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव देन फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई। एक लाइन समझना होगा, इफ लेमडा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव देन फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई। तो अगर पाथ डिफरेंस 1 है, 1 इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव देन फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाय लेमडा। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल एक्स माने, अगर डेल एक्स इज द पाथ डिफरेंस between two waves then the phase difference will be 2 pi by lambda into del x। तो ये क्या था हमारा फेज डिफरेंस, ऊपर हम लिख रहे थे फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होता है phi is equal to 2 pi by lambda into del x। इस फार्मूला को पकड़ लीजिए, phi is equal to 2 pi by lambda into del x, जहां phi है फेज डिफरेंस और del x है पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 pi by lambda into पाथ डिफरेंस। अब हम लोग चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? थॉमस यंग ने 1801 से 1802 के बीच में इंटरफेरेंस की घटना को डेमोन्स्ट्रेट किया। थॉमस यंग ने 1801 से 1802 के बीच में इंटरफेरेंस की घटना को डेमोन्स्ट्रेट किया, दिस इज कॉल्ड एक एक्सपेरिमेंट के तहत उसको बात किया, वो हो गया हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग इन 1801 से लेकर 1802 सो द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। इससे क्या किया, सनलाइट को एक काफी पतला होल से गुजारा, 3 होल के कंपेयर में इसको लिया, लाइट यहां से स्प्रेड किया, ठीक है, और ये लाइट गिरा एक स्लिट पर जिसमें 2 कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2। S1 से S की दूरी और S2 से S की दूरी बराबर है। अब दोनों स्लिट के बीच की दूरी मैंने मानी है छोटी डी। अब लाइट S से भी स्प्रेड हुआ
और इधर S2 से भी स्पेयर्ड हुआ। अब बीच में दोनों सुप्रीम पोज होने लगा। अब सुप्रीम पोज होकर सामने स्क्रीन पर हम देखें तो अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट कंटिन्यू बैंड फॉर्म करेगा। और बाद में देखा गया कि अगर ब्राइट हो रही है तो इसके पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डार्क हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव है। डीडी मतलब डार्क फॉर डिस्ट्रक्टिव, डी फॉर डार्क, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, डी फॉर डार्क। तो बीच में जो सुपरपोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, तो ये दो तरीके की हो गई, या तो कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा। कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो ब्राइट बैंड और डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो डार्क बैंड। इसी घटना को डेमोन्स्ट्रेट किया थॉमस यंग। अब इसमें अगर हम लोग आगे चले तो अब इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखते हैं कि थॉमस यंग ने 1801 से 1802 के बीच में जो इंटरफेरेंस की घटना को दिखाया उसको हम लोग मैथमेटिकल देखते हैं। चलिए, माना let y1 and y2 be the light wave emitting from slit S1 and S2. Let y1 and y2 be the light wave emitting from S1 and S2. छोटी a छोटी b their amplitude. a छोटी एम्पलीट्यूड y1 का है जो कि S1 से निकला, और छोटी b एम्पलीट्यूड हमारा b का है मतलब y2 का है जो कि हमारा S2 से निकला। Phi is the phase difference between them. तो यहाँ पर एक लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं let y1 and y2 be the light wave emitting from slit S1 and S2. छोटी a छोटी b their amplitude and phi is the phase difference between them. ठीक है, तो according to the AC equation, जैसा आप AC वे में लिखे होंगे I is equal to I naught sin omega t, जहां I naught क्या था एम्पलीट्यूड, तो उसी टाइप से लिख रहे हैं y1 is equal to a sin ओमेगा t और y2 is equal to b sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसमें क्यों? क्योंकि अगर हमारे और रोशन के बीच में 2 मीटर की दूरी है तो अगर हमको इनिशियल माना जाए तो 2 मीटर वो दूर होगा, अगर उसको इनिशियल मानेंगे तो 2 मीटर हम दूर होंगे। तो अगर इसको फ्रेश करेंगे तो प्लस फाइव इसमें, तो इसको फ्रेश करेंगे तो प्लस फाइव इसमें। तो y1 is equal to a sin ओमेगा t, तो y2 is equal to b sin ओमेगा t प्लस फाइव। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y is equal to y1 plus y2। अब y1 को ऊपर से लाते हैं, y2 को ऊपर से लाते हैं, तो a sin ओमेगा t प्लस y2 क्या था b sin ओमेगा t प्लस फाइव। नीचे मैथ बना रहे हैं, a sin ओमेगा t प्लस b छोड़ देते हैं, sin a प्लस b को खोल दीजिए, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b हो गया हमारा sin ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाइव। नीचे इस b को अंदर घुसाते हैं तो a sin ओमेगा t को छोड़ते हैं, b sin ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस b इसमें भी आएगा b cos ओमेगा t इंटू साइन फाइव। अब यहां से क्या करते हैं, sin ओमेगा t को दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो sin ओमेगा t को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा b cos फाइव, तो a प्लस b cos फाइव अब प्लस इधर है मेरा b cos ओमेगा t इंटू साइन फाइव। अब यहाँ पे कुछ लेट आपको करना होगा, लेट मानते हैं हम लोग a प्लस b cos फाइव को माना r cos थीटा, ध्यान दीजिए cos हमेशा cos में मानेंगे, a प्लस b cos फाइव को मैंने माना r cos थीटा, अब b sin फाइव को मैंने माना r sin थीटा। अब ये दोनों जो मैंने लेट किया है इसी में जाके पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू sin ओमेगा t है, sin ओमेगा t है, और a प्लस b cos फाइव की जगह पे क्या माने r cos थीटा, तो r cos थीटा मैंने सेट करके लिखा कि आगे फॉर्मूला पकड़ेगा, प्लस या था b cos ओमेगा t इंटू साइन फाइव, तो b sin फाइव की जगह पे क्या माना r sin थीटा और cos ओमेगा t तो यहां बचा हुआ है, यानी कि आप इसको देखिए ये दोनों को मैंने सिर्फ इसमें रखा है और ये बच गया y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस r cos ओमेगा t इंटू साइन फाइव। ये एक फॉर्मूला पकड़ लिया, y इज इक्वल टू r sin a प्लस b यानी sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो अगर हम इसको देखें sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, r दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, तो sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b। अब ये फॉर्मूला पकड़ लिया y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो जहां y क्या है, y इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, y is the expression of resulting wave और r is the amplitude of resulting wave। थोड़ा फिर से ध्यान देते हैं, पहला वेव था हमारा y1, उसका एम्पलीट्यूड था छोटी a, दूसरा वेव है हमारा y2, उसका एम्पलीट्यूड है छोटी b, और अब जो दोनों का रिजल्टिंग वेव है y, इसका एम्पलीट्यूड है r, और एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव इज y is equal to r sin ओमेगा t प्लस थीटा, और थीटा इज द फेज एंगल। तो ये तो अभी एक चीज हम निकाले एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, अब निकालते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव जो कि r है। ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए जो ऊपर इक्वेशन 1 और 2 माने हैं इसको हम लोग स्क्वायरिंग एडिंग दोनों साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसी इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं। इधर देखिए r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो a प्लस b cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव।
अब यहां से r को कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगी हमारी 1। यहां खोलना होगा a प्लस बी cos फाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई, इधर बैठा हुआ है b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। मैं तो मैथ के मुताबिक खोल रहा हूं। अब यहां से और यहां से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा। तो क्या बचा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, और r इज इक्वल टू रूट अंडर चला देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। ऊपर निकाला था एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। अब और आगे आते हैं, एक वर्ड है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट स्क्रीन, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहां बनेगा, स्क्रीन पर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट स्क्रीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ध्यान से, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट स्क्रीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्क्वायर क्या है, इसको हटा के पहले के किया, तो आई आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब k का वैल्यू हम पीछे निकाले होंगे, r का वैल्यू हम पीछे निकाले होंगे, r स्क्वायर उसको हम लोग लेके आते हैं। तो आई आर इज इक्वल टू के छोड़िए और r स्क्वायर भी हम पीछे निकाले हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। यहां तक तो हम रखें, लेकिन एक काम करते हैं, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिजल्टेंट का अपने एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए का अपने एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी का अपने एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और आई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, इसको हटा के के करते हैं, तो आई ए इज इक्वल टू के आर स्क्वायर और आई बी इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। आई ए इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और आई बी इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर को निकाल लेते, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, आई ए बाई के, और यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई बी बाई के, और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं यहां। तो आई आर इज इक्वल टू के छोड़िए, ए स्क्वायर की जगह पे क्या, आई ए बाई के, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या, आई बी बाई के प्लस 2 ए बी है, तो ए की जगह पे रूट आई ए बाई के और बी की जगह पे रूट आई बी बाई के, तो अंदर में तो के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ का के, यहाँ का के, यहाँ का के को कॉमन निकाल के इस बाहर के के से हम लोग काट देते हैं, तो क्या मिला, आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट आई ए आई बी कॉस पे। इट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। फिर से आई आर इज इक्वल टू आई ए बाई के प्लस आई बी बाई, आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट आई ए आई बी कॉस फाई। ये था रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब इसी पे डिसीजन होगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, इसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुआ मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, तब तो होगा कंस्ट्रक्टिव, तब होगा कंस्ट्रक्टिव। और अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुआ मिनिमम, तब होगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव अगर मैक्सिमम हुआ तो मतलब ये पूरा वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए cos फाई को होना पड़ेगा मैक्सिमम, और cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और cos फाई अगर मैक्सिमम है 1 है तो फाई क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल होगा 2n पाई। अब n के जगह पे 0 1 2 3 कुछ भी रख के देखिए, पुट कीजिए, आपको cos फाई का वैल्यू 1 ही मिलेगा। जैसे 0 तो हो गया फाई 0, cos 0 1, करेंगे 1 तो 2 पाई, करेंगे 2 तो 4 पाई, करेंगे 3 तो 6 पाई, करेंगे 4 तो 8 पाई, और हर एक पाई में हमको cos फाई मैक्सिमम 1 ही मिलेगा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो ये हो गया मेरा फेज डिफरेंस। क्या हो गया, फेज डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम फेज डिफरेंस फाई होगा 2n पाई। तो अगर फेज डिफरेंस हमको पता है तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। एक रिलेशन है हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा इनटू फाई बाई 2 पाई। ये आप पीछे कहीं देखे थे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के रिलेशन में, पेपर कहीं है, थोड़ा सा पीछे हम लोग रेफर करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स। तो यहां से डेल एक्स निकाल लेते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू फाई इंटू लेमडा बाई 2 पाई, फाई इंटू लेमडा बाई 2 पाई, इसी का यूज हम लोग किया है यहाँ। आइए, तो डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू फाई बाई 2x। तो फाई को हम लोग रख देते हैं 2n पाई, तो फाई को हमने 2n पाई रखा, बाकी लेमडा बाई 2 पाई है, 2 पाई से काटा, यानी कि डेल एक्स आ गई एंगल। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो फेज डिफरेंस होगा 2n पाई और पाथ डिफरेंस होगा n लेमडा। फेज डिफरेंस होगा 2n पाई और पाथ डिफरेंस होगा n लेमडा, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होना पड़ेगा,
तो cos फाई -1 होना पड़ेगा। अब -1 अगर होना है तो फाई होगा 2n+1 इंटू पाई, जहां n है 0, 1, 2, 3, 4। अब n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, अब n का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखते हैं तो वैल्यू हमेशा -1 ही मिलेगा। जैसे अब यहाँ n को 0 कर देते हैं, मिलेगा पाई। अब n का वैल्यू को 1 करते हैं तो मिलेगा 3 पाई, n का वैल्यू को 2 करते हैं तो मिलेगा 5 पाई, 6 करेंगे तो जो भी करेंगे यहाँ ऑड मिलेगा, और ऑड में वैल्यू हो जाएगा हमेशा -1। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जगह पे, सॉरी डिस्ट्रक्टिव के जगह पे फेज डिफरेंस कितनी हो रही है, 2n+1 इंटू पाई फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस निकाले तो उसी रिलेशन से हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। पाथ डिफरेंस इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू फाई बाई 2 पाई, और फाई को आप ऊपर से बैठा दीजिए, मैंने बैठाया है, तो लेमडा इंटू 2 पाई प्लस 1 पाई, और एक पाई को पाई से घाटा, यानी डिस्ट्रक्टिव के टाइम पाथ डिफरेंस मिल रही है लेमडा बाई पाई, लेमडा बाई 2 इंटू 2n+1, लेमडा बाई 2 इंटू 2n+1, लेमडा बाई 2 इंटू 2n+1। ये डिस्ट्रक्टिव के टाइम में पाथ डिफरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव के टाइम में पाथ डिफरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव के टाइम में फेज डिफरेंस, और ये डिस्ट्रक्टिव के टाइम में फेज डिफरेंस। जब इतना काम हो गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, IR इज इक्वल टू IA प्लस IB प्लस 2 रूट IA IB cos फाई मतलब 1 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ रहा है। तो गौर कीजिए, अंदर एक फॉर्मूला पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, IR इज इक्वल टू रूट IA प्लस रूट IB का होल स्क्वायर, मैथ का फॉर्मूला, इसको खोलिए यही आ जाएगा। ये मैक्सिमम के टाइम, अब मिनिमम के टाइम क्या होगा, IR इज इक्वल टू IA प्लस IB माइनस 2 रूट IA IB। माइनस कहां से आया, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है, मतलब मिनिमम है, मतलब cos फाई -1 है, और ये -1 कर दिया हमको यहाँ माइनस, और ये फॉर्मूला पकड़ लिया IA माइनस रूट IB का होल स्क्वायर, रूट IA माइनस रूट IB का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम, ये कंस्ट्रक्टिव के टाइम, ये डिस्ट्रक्टिव के टाइम। अब इसमें एक रेशियो देखते हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई मैक्स बाय आई मीन, आई मैक्स मेरे बगल में है, आई मीन भी मेरे बगल में है, आई मैक्स बाय आई मीन रूट IA प्लस रूट IB का होल स्क्वायर, रूट IA माइनस रूट IB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, IA रूट IA को हम लोग A मानते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, रूट IA को मान लेते हैं A और रूट IB को मान लेते हैं B। तो A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर। अब दोनों को B से डिवाइड करते हैं, A बाई B प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर A बाई B माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब A बाई B को मान लेते हैं R, जो कि एम्पलीट्यूड रेशियो है, एम्पलीट्यूड रेशियो। तो A बाई B को अगर हम लोग R लेट कर लें तो क्या हो गया, R प्लस 1 का होल स्क्वायर और R माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर, R माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया I मैक्स बाय I मीन का रेशियो। तो ये था हमारा वेव ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज निकाले। पहला एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव के टाइम में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, और मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के टाइम में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। और फिर वही मैक्सिमम मिनिमा का एक रेशियो लाए जिसका नाम है टर्न्स रेशियो। ये जो हमारे पास है एम्पलीट्यूड रेशियो बोलते हैं, तो इसका एक और भी नाम है टर्न्स रेशियो। तो आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू R प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बाकी वेव ऑप्टिक्स का कुछ टॉपिक जो है आपका, जैसे हैगन्स प्रिंसिपल हो गया, हैगन्स पे रिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इस सब बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।